जय हिंद दोस्तों। आइए सभी लोग तुरंत जबरदस्त कंटेंट को पढ़ने के लिए आप विद्याकुल परिवार से जुड़े। और मेरे दोस्तों, ये 11th का संपूर्ण जियोग्राफी सिलेबस मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। एग्जाम में जाने से पहले इसको देखना ना भूलें। आप सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने नंबर वन एजुकेशन प्लेटफॉर्म विद्याकुल परिवार में। तो आप सभी लोग आए और सभी लोग इसको देखें जरूर। कारण है पछताना ना पड़े मेरे साथी दोस्तों, पछताना ना पड़े मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने दोस्तों। आप लोग जरूर एग्जाम में जाने से पहले इन जो महत्वपूर्ण मैं एमसीक्यू आपको करवाने वाला हूं इसको देख के जरूर जाइएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको एग्जाम में, आपके एग्जाम में यहां से छपे हुए क्वेश्चन जरूर दिखाई पड़ेंगे, इसका मैं आपको बिलीव दिलाता हूं। निश्चित रूप से देखिएगा जरूर सभी लोग। चलिए आ जाइए मेरे साथी, आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है मेरे बाबू, ध्यान से देखना सभी लोग, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने कहता है कि निम्नांकित में से कौन सा क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है। तो आप मुझे बताओ बाबू, चीन है, मिस्र है, फ्रांस है, ईरान है। क्विक सभी लोग अपना अपना जवाब दीजिएगा। तो मेरे दोस्त याद रखिए, भारत से बड़ा इसमें कौन सा है, चीन है। कौन सा है, चीन है। अब देखिए चीन की सीमा हमसे कहां लगती है, तो आप लोगों को देखने के लिए इसको आराम से आप लोग कर सकते हैं। आप इंडिया का एक छोटा सा मैप ड्रॉ कर सकते हैं, आराम से एक छोटा सा मैप ड्रॉ करिए और यहां पर देख लीजिए भारत से लगने वाली सीमा में सबसे बड़ा, मतलब भारत से बड़ा क्षेत्रफल में कौन सा है। तो नो डाउट आप लोग देख पाएंगे कि ये वाला जो एरिया है ये चीन का है और चीन का क्षेत्रफल भारत से अधिक है। ठीक है, मिस्र और फ्रांस और ईरान भारत से छोटे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर मेरे बाबू। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। पूछा गया क्या कि रेड क्लिफ रेखा कौन सी है। तो आप जानते हैं कि भारत, भारत सभी लोग अपना अपना जवाब दीजिएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच, किसके, भारत और पाकिस्तान के बीच मेरे प्यारे साथियों, है ना, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा पाई जाती है ना। किसके किसके बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा पाई जाती है। आप लोग इसको तुरंत ड्रॉ करके जान सकते हैं। ये वाली जो सीमा है पाकिस्तान के साथ लगती है, इसी को हम रेड क्लिफ कहते हैं। क्या कहते हैं, रेड क्लिफ कहते हैं। ठीक है, अगर पूछे चाइना के साथ कौन सी सीमा लगती है, तो अरुणाचल प्रदेश में लगती है, जिसका नाम क्या है, मैकमोहन रेखा है। क्या है, मैकमोहन रेखा है। ठीक है, चाइना के साथ अगर पूछता है आपसे, अगर अफगानिस्तान के साथ पूछता है मेरे बाबू, तो आप बताएंगे डूरंड लाइन है। कौन सी है, डूरंड लाइन है। ओके बाबू, तो रेड क्लिफ रेखा कौन सी है, तो बाबू याद रखना भारत और पाकिस्तान के बीच पाई जाती है। अमेरिका कनाडा के बीच कितनी पाई जाती है, तो अमेरिका और कनाडा के बीच जो पाई जाती है वो 49 डिग्री अक्षांश रेखा पाई जाती है। 49 डिग्री अक्षांश रेखा पाई जाती है। कहां पर, अमेरिका कनाडा के बीच में। भारत चीन के बीच में मैंने बताया मैकमोहन रेखा, ये आपको याद हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नांकित यामनोत्तर में से कौन सा भारत का मानक यामोत्तर है। मतलब भारत को जो मानक समय है, भारत का मानक समय वो कहां से लिया गया है, ये आपको याद होना चाहिए। तो मेरे दोस्त याद रखना, भारत के बीचों बीच से 82.5 डिग्री, कितना, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री, एक मिनट, हाँ, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरती है। देशांतर, यही भारत का मानक रेखा है। ठीक है, अब देखिए 0 डिग्री से कहां पर, 82.5 डिग्री, कहां 82.5, ये हो गया ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। भारत का मानक समय कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो ये भी याद रखना आप लोग। उत्तर प्रदेश से गुजरेगा, मध्य प्रदेश से गुजरेगा, छत्तीसगढ़ से गुजरेगा, ओडिशा से गुजरेगा और आंध्र प्रदेश से गुजरेगा। आंध्र प्रदेश से गुजरेगा, 5 राज्यों से होकर गुजरती है ये मानक रेखा। याद रखना 82.5 डिग्री। भारत का मानक समय कहां से लिया गया है, इलाहाबाद से लिया गया, इलाहाबाद। और यहां पर लिखा होगा नैनी या मिर्जापुर। ठीक, नैनी या मिर्जापुर यहां पर लिखा होगा। ठीक ना बाबू, याद रखिएगा इस बात को। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, अगर आप एक सीधी रेखा में राजस्थान से नागालैंड की यात्रा
करें तो निम्नलिखित में से, अब पहले तो आपको अपना मैप पूरा पता होना चाहिए। ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, अपना मैप आपको पूरी जानकारी इसकी लगभग लगभग होनी चाहिए। अगर नहीं हो पा रही है तो जुड़िए आप विद्याकुल परिवार के साथ, मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको पढ़ना है। देखिएगा, नागालैंड की यात्रा करें तो निम्नलिखित नदियों में से किस एक को पार नहीं करना पड़ेगा। अब आप लोग मुझे बताओ, यहां से आराम से आप मुझे बता सकते हो मेरे साथियों कि यहां से जाती है सिंधु नदी, और सिंधु नदी को हमें क्रॉस नहीं करना पड़ेगा। बाकी देखो, ब्रह्मपुत्र नदी यहां से यूं आती है, ऐसे करके जाती है। बाकी देखो, ब्रह्मपुत्र के बाद यमुना नदी है, यमुना नदी यहां से होके ये जाती है ऐसे करके, यमुना नदी, और गंगा नदी भी यहीं से आपकी होके जाती है ऐसे। तो इनको तो क्रॉस करना ही पड़ेगा आपको अगर आप राजस्थान से नागालैंड की यात्रा करते हैं तो याद रखिए, कौन सी नदी नहीं क्रॉस करना पड़ेगा आपको? सिंधु नदी क्रॉस नहीं करना पड़ेगा। कौन सी अक्षांश रेखा भारत को दो भागों में बांटती है? आप लोग मुझे बताइएगा, कौन सी अक्षांश रेखा भारत को दो भागों में बांटती है? तो आप जानते हैं कि भारत के मिडिल से होकर के कौन गुजरती है? भारत के मिडिल से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। क्या? कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो याद रखिएगा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। क्या? मिजोरम। कितने हो गए मेरे बाबू? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 राज्यों से होके गुजरती है कौन? कर्क रेखा। तो याद रखिएगा, कर्क रेखा कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होके गुजरती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सी नदी बंगाल के शोक के नाम से जानी जाती है? तो भैया, बंगाल के शोक के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो आप लोगों से मैं बार बार बताया कि मैपिंग पढ़ लेना मेरे दोस्त, आपके आधे से ज्यादा क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। और मैपिंग पढ़ने के लिए विद्याकुल परिवार में आप जुड़े, निश्चित रूप से आपको बेहतरीन तरीके से मैपिंग में दक्ष किया जाएगा, निश्चित रूप से। ठीक है, तो आप ज्यादा से ज्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और आनंद लें जियोग्राफी का मैप के साथ। और सभी सब्जेक्ट आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाए जाएंगे। लेकिन मैं बताता हूं, अगर ज्योग्राफी सीखना है तो विद्याकुल परिवार में आइए, जुड़िए और पढ़िए। पूछा गया दामोदर नदी। दामोदर नदी मेरे दोस्त निकलती कहां से है? दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर पठार से। छोटा नागपुर पठार से यूं जाती है, ठीक है। इधर से गंगा नदी आती है। कौन सी? गंगा नदी आती है। और गंगा नदी के दो पार्ट हो जाते हैं, एक बांग्लादेश में, एक पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल का जो भाग है वो हुगली होता है। क्या होता है? वो हुगली हो जाता है। हुगली में जाके मिलती है। ये जल लेके ज्यादा से ज्यादा जाती है पश्चिम बंगाल में, इसीलिए इसको पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। किसको? दामोदर नदी को। याद रखिएगा, दामोदर नदी को याद रहेगा। चलिएगा बाबू, कोशी नदी को कहां का शोक कहते हैं? इसे बिहार का शोक कहते हैं मेरे बाबू। कहां का? बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोशी नदी को कहते हैं, क्योंकि ये नेपाल से निकलने के बाद सीधे बिहार में एंट्री करती है। गंडक नदी जो है ये उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बनाती है, यूपी और बिहार की सीमा बनाती है। कौन सी? गंडक नदी। सोन नदी जो है ये गंगा की सहायक नदी है और ये अमरकंटक से निकलती है। कहां से? अमरकंटक से निकलते हैं। याद रखिएगा, अमरकंटक किसका भाग है? ये मैकाल का भाग है। जी, मैकाल का भाग है। ठीक है, याद रहेगा। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ता हूं। बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है किस नाम से? गंगा नदी को बांग्लादेश में पुकारा जाता है किस नाम से? तो याद रखना बाबू, पद्मा के नाम से इसको पुकारा जाता है। किस नाम से? पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। निम्नांकित में कौन सी नदी द्रोणी भारत में सबसे बड़ी है? तो सबसे बड़ा अपवाह तंत्र किस नदी का है? गंगा हमारी मां है। गंगा नदी का जो नदी द्रोणी क्षेत्र है, जो अब ये क्षेत्र है, सबसे ज्यादा है। किसका? गंगा नदी का। तो याद रहेगा, गंगा नदी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है इंडिया की।
ठीक है। निम्न में से कौन सी नदी गंगा अपवाह क्रम से जुड़ी है, मतलब कौन सी सहायक नदी से जुड़ी है ना, कौन सी सहायक नदी से जुड़ी है। तो याद रखिएगा मेरे बाबू कि गंगा नदी की जो सहायक नदी है वो है यमुना, है ना, और यमुना की जो सहायक नदी है मेरे दोस्त, इनमें से वो है चंबल। चंबल कहाँ मिलती है? इटावा के पास आके मिलती है। कहां पर? इटावा के पास यमुना में आके मिलती है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? चंबल हो जाएगा। ठीक ना बाबू, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? कौन सी नदी भ्रंश घाटी में? भ्रंश का मतलब होता है दो पर्वतों के बीच से होकर बहने वाली जो रिवर है उसी को भ्रंश कहते हैं। जैसे ये विंध्याचल है, क्या है ये? विंध्याचल है। ठीक है बाबू, चलिए, और ये क्या हो गया? ये सतपुड़ा हो गया, सतपुड़ा हो गया। और इसके बाद अगर और आगे चले तो ये हो गया अजंता एलोरा की पहाड़ियां। क्या? अजंता एलोरा की पहाड़ियां हो गई। अब देखो मेरे बाबू, जो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से होके बहती है तो एक भ्रंश ये बन गया, और दूसरा सतपुड़ा और अजंता एलोरा के बीच से एक भ्रंश बन गया। तो यहां से दो नदियां निकलती हैं। एक नदी यहां पर है, कौन सी? इसका नाम है नर्मदा नदी, नर्मदा रिवर है, और इसका नाम है ताप्ती नदी। याद रखिएगा, अगर पूछे कि नर्मदा नदी किस भ्रंश से होकर बहती है तो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से बहती है नर्मदा, सतपुड़ा और अजंता एलोरा की पहाड़ियों के बीच से बहती है ताप्ती रिवर। याद रहेगा? चलिए ले ताली लगा लो इसको। ठीक है। लूनी जो नदी है राजस्थान में बहती है और ये कच्छ के रण में जाके समाहित हो जाती है। ठीक है जी, चलिएगा आगे बात करता हूं। नेक्स्ट, हिमालय के किस भाग में करेवा भू आकृति पाई जाती है? हिमालय के किस भाग में करेवा भू आकृति पाई जाती है? उत्तर दक्षिण हिमालय, दक्षिणी हिमालय, हिमाचल उत्तराखंड हिमालय, कश्मीर हिमालय। तो करेवा कहां मिलेगा आपको? कश्मीर हिमालय में देखने को मिलता है बाबू। कहां पर? कश्मीर हिमालय में देखने को मिलता है। मालाबार तट स्थित है कहां पर? मालाबार तट के बारे में पूछा गया। अब मैं आपको तटों के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दूंगा। मालाबार तट, अब देखिएगा बाबू, जैसे यहां से महाराष्ट्र से लेके, पहले तो यहां गुजरात से लेकर के, कहां से? गुजरात से लेकर के महाराष्ट्र तक ये सौराष्ट्र तट है। याद रखना, क्या? सौराष्ट्र तट है। ठीक है बाबू, चलिएगा सभी लोग ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें और ज्यादा से ज्यादा मित्रों को शेयर कर दें बाबू। ठीक है जी, चलेगा। सौराष्ट्र तट, फिर महाराष्ट्र से लेकर के कर्नाटक तट के तट को कोंकण तट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोंकण तट कहा जाता है। और इसके बाद कर्नाटक से लेकर के गोवा, है ना, ठीक है, गोवा वाले तट को जो केरल से लगता है इसको कहते हैं कन्नड़ तट, कन्नड़ तट, है ना, तट कहेंगे। और जो कह सकते हैं कर्नाटक के दक्षिण क्षेत्र से लेकर के केरल तक, इसको बोलते हैं मालाबार तट। क्या बोलेंगे इसको? मालाबार तट कहते हैं। ठीक है मेरे बाबू, चलिएगा। तो याद रखिए मालाबार तट कहां से हो जाएगा यहां पर? तो यहां दिया है गोवा व कन्याकुमारी के मध्य। लगा लीजिए, बिल्कुल ये सही जवाब हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्या? गोवा व कन्याकुमारी के मध्य। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? किस राज्य में लोकटक झील है? लोकटक झील है, तो बताइएगा लोकटक झील कहां है? मणिपुर में है मेरे दोस्त। और ये मणिपुर में जो लोकटक झील है इसमें केबुल लामजाओ, क्या? केबुल लामजाओ, लामजाओ नामक तैरता हुआ पार्क है, तैरता हुआ पार्क है। ठीक है, जहां पर क्या पाया जाता है? डांसिंग हिरन पाया जाता है, डांसिंग हिरन पाया जाता है, हिरन पाया जाता है। ठीक है बाबू, एक बात। दूसरी बात, विश्व का एकमात्र ये पार्क है, विश्व का एकमात्र पार्क है, एकमात्र। कहां पर मिलेगा? मणिपुर में मिलेगा, लोकटक झील में पाया जाता है। केबुल लामजाओ नामक तैरता हुआ पार्क है, यहां पर डांसिंग हिरन मिलता है। आगे देखो, नंदा देवी चोटी कहां है? तो नंदा देवी चोटी असम हिमालय में, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय या पंजाब हिमालय में। तो नदियों के आधार पर भी हिमालय को डिवाइड किया गया मेरे बाबू, नदियों के आधार पर भी हिमालय को डिवाइडेशन किया गया है। आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है जी, चलिए आगे मैं आपको समझाने वाला हूं, ध्यान से देखिए।
नदियों के आधार पर हिमालय को डिवाइड किया गया। कैसे? जैसे मैंने कहा ये हिमालय है आपका, ये लीजिए, ये हिमालय बन गया, ये हिमालय हो गया ये। तो यहां से महत्वपूर्ण रिवर्स निकलती है, आप लोग गौर करिएगा इस पर। देखो महत्वपूर्ण रिवर्स में कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे कि यहां से निकली ये सिंधु रिवर हो गई, फिर इसके बाद क्या हो गया, यहां से सतलज रिवर हो गई, फिर इसके बाद क्या हो जाएगी, यहां से काली रिवर हो जाएगी, कौन सी, काली, और यहां से हो जाएगी तीस्ता, और यहां से ये हो जाएगी ब्रह्मपुत्र रिवर। तो इनके बीच के क्षेत्र को ही बोला जाता है। अब देखो मेरे बाबू, ध्यान से देखना इस बात को, इसके पूरे क्षेत्र, बीच के क्षेत्र जो ये सिंधु है, ध्यान रखना, और ये क्या है, ये आपके सतलज है। सिंधु सतलज के बीच के क्षेत्र को कहते हैं कश्मीर हिमालय, कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय। ठीक है बाबू। इसी तरह से सतलज और, ठीक है, याद रहेगा, इसी तरह से सतलज और काली के बीच के क्षेत्र को बोलते हैं कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय। ठीक है। और इसी तरह से काली और तीस्ता के बीच के क्षेत्र को बोलते हैं नेपाल हिमालय। और याद रखना मेरे बाबू, इसी तरह से क्या, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच के क्षेत्र को बोलते हैं असम हिमालय। क्या बोलेंगे इसको, असम हिमालय। पूछा क्या है, नंदा देवी कहाँ है, तो कुमायूं हिमालय में, सीधा सीधा उत्तराखंड में पाया जाता है। कहां पर मिलेगा ये, कुमायूं हिमालय में मिलेगा। ठीक है ना बाबू, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है, तो आप मुझे बताओ, अंडमान निकोबार का कौन सा क्षेत्र अलग करेगा। तो आप जानते हैं कि ये इस तरह से 4 द्वीप इसमें है, 2 ये हैं, तो इनके बीच में कौन सा है, तो यहां पर पाया जाता है 10 डिग्री चैनल। क्या पाया जाएगा, 10 डिग्री चैनल। चैनल का मतलब 10 डिग्री अक्षांश, 10 डिग्री अक्षांश की बात कर रहा है। ठीक है बाबू, चलेगा आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। भारत के पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट कहां मिलते हैं, तो अब भारत के पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु को देखना है आपको। ठीक है, भारत के पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु को देखना है आपको। ये मान लिया पश्चिमी घाट है, और यहीं पर देखेंगे नीचे साइड से आती है अन्नामलाई। ठीक है जी। और इसके बाद आपका किधर से, जी बिल्कुल, हाँ, इस साइड से आपकी आ जाती है, क्या, कौन से, जी, ये हो गया, ये हो गया पश्चिमी घाट, ये अन्नामलाई हो गई, और ये कौन सी है, इसको कमेंट करके बताना, कमेंट करिएगा इसको, कमेंट। और जहां पर ये तीनों मिलते हैं वहीं पर बनता है नीलगिरी घाट। क्या बनता है, नीलगिरी घाट। अब आप सोच रहे होंगे सर बताए नहीं, बताए देता हूं, ये पालनी पहाड़ी है। ठीक है, पालनी है। तो पालनी और अन्नामलाई पश्चिमी घाट जहां मिलते हैं वहां पर बनता है नीलगिरी घाट। तो नीलगिरी पहाड़ियां यहीं पर हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, रेड क्लिफ, चलिए ये हो चुका है। आगे, जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण होती है, तो बताइए जाड़े के आरंभ में जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु का ये वाला क्षेत्र है, यहां पर वर्षा किस कारण से होती है, तो ये लौटते हुए मानसून से होती है। कहीं पर दिया है क्या, यहां पर नहीं दिया है, तो ये लौटते हुए मानसून को उत्तर पूर्वी मानसून भी कहा जाता है। तो याद रखिए कहीं पर दिया है उत्तर पूर्वी मानसून, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तमिलनाडु के क्षेत्र में कोरोमंडल एरिया में यहां पर बारिश होती है, कोरोमंडल एरिया में, कहां पर, कोरोमंडल एरिया में। एक मिनट, है ना, क्या, कोरोमंडल क्षेत्र में बारिश होती है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। भारत के कितने भूभाग पर 75 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा होती है, तो याद रखिएगा मेरे दोस्त, 75 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाला भाग कितना है, 3/4 है। कितना है, 3/4 है। बात समझ पा रहे हैं, 3/4 का मतलब आप लोग समझ जाएंगे। आगे देखो, आम्र वर्षा मुख्य रूप से कहां होती है, तो पश्चिम बंगाल तथा असम में, दक्कन पठार, गुजरात तथा महाराष्ट्र, केरल तथा कर्नाटक में। ये आम्र वर्षा को काफी वर्षा के नाम से भी जाना जाता है, और ये कहां होता है, केरल तथा कर्नाटक में होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। वर्षा पूर्व, मतलब जो मानसून पूर्व वर्षा होती है उसी को
पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है? पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण, भाई अगर हम पूछें कि ये अभी जो बारिश हो रही थी इधर पर गंगा के मैदान में या पश्चिम भारत में, तो उसका रीजन क्या था? तो उसका सीधा सीधा सा रीजन क्या था? पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टरबेंस। क्या? पश्चिमी विक्षोभ। फिर मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लेना। ये वादा रहा विद्याकुल आर्ट्स परिवार का बिहार आर्ट्स के लिए। आप लोग बिल्कुल निशा खाते रहिए, जबरदस्त तरीके से आपको बताया जाएगा। झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? तो आप लोग जानते हैं कि झारखंड, अब झारखंड कहां पड़ता है आपको ये पता होना चाहिए, झारखंड पड़ता कहां है। तो जैसे मान लिया गया ये बिहार है, तो यहां पर ये झारखंड है नीचे। तो झारखंड में बारिश किधर से होगी? तो जो दक्षिण पश्चिम मानसून आएगा, एक भाग ये जाएगा एक भाग इधर, तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून से ही यहां पर वर्षा होगी। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होगी। एक मिनट में थोड़ा पानी पी लेता हूं, आप लोग अपना जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया प्यारे साथियों। ज्वारीय वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल मिलता है कहां पर? ज्वारीय वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहां मिलता है? पश्चिम बंगाल में, अंडमान निकोबार में, आंध्र प्रदेश या गुजरात में? तो आप लोगों को पता है कि सुंदरबन डेल्टा में सबसे ज्यादा ज्वारीय वन देखने को मिलते हैं। तो ये कहां मिलेगा? पश्चिम बंगाल में मिलेगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल में मिलेगा ज्वारीय वन। ठीक है, आगे देखो, नंदा देवी जीव मंडल निश्चय निम्नांकित में से किस प्रांत में स्थित है? तो नंदा देवी कहाँ स्थित है? आप जानते हैं, उत्तराखंड या उत्तरांचल। उत्तरांचल कह सकते हैं या उत्तराखंड कह सकते हैं। ठीक है जी, तो याद रखिएगा कहां पर मिलेगा आपको? उत्तरांचल में मिलेगा। ठीक है जी। सिमलीपाल होता तो उड़ीसा में मिल जाता। कौन सा? सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में है मेरे साथी। ठीक है जी। और अगर यहां पर होता क्या? दुधवा नेशनल पार्क। क्या? दुधवा नेशनल पार्क होता, नेशनल नेशनल पार्क होता, तो वो कहां मिलता? उत्तर प्रदेश में। याद रखना आंसर ये है आपका। बिहार में होता तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व मिलता। क्या? वाल्मीकि। याद रहेगा। चलिए, वाल्मीकि याद रखिएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। वानिकी में कृषक कौन से वृक्षों का रोपण करता है? तो कृषक कौन सा वृक्षों का रोपण करता है? ईंधन प्रदान करने वाले। भाई फार्म वानिकी में कृषक कौन सा लगाएगा? तो जिसका उसको व्यापार करना होगा, फार्मिंग करना होगा, उसी को लगाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फोर्थ, मतलब यहां पर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। भाई फार्म वानिकी करने का मतलब कि व्यापार के लिए वो पेड़ों को उगा रहा है। जैसे लोग यूके लिप्टस लगाते हैं, यूके लिप्टस लगाते हैं, उसी तरह से आप देखेंगे सागौन का भी उत्पादन करते हैं। ये सब क्या है? ये फार्म वन की है। ठीक है जी, चलिएगा आगे। सिमलीपाल जीव मंडल, ये आ ही गया। सिमलीपाल कहाँ है? अभी अभी मैंने बताया। सिमलीपाल मेरे दोस्त कहाँ पड़ेगा? उड़ीसा में पड़ता है। बहुत अच्छे। सिमलीपाल कहाँ पड़ेगा? उड़ीसा में पड़ता है। मृदा का सर्वाधिक व्यापक और उपजाऊ प्रकार कौन सा है? मृदा का सर्वाधिक व्यापक और उपजाऊ प्रकार कौन सा है? तो बाबू आप सभी लोग जानते हैं, धरती में सब कोई जानता है कि जो जलोढ़ मृदा है, जलोढ़ मृदा के दो प्रकार होते हैं, एक बांगर मान लिया, एक मैंने मान लिया खादर। जो खादर क्षेत्र होता है, यहां पर नदियों के द्वारा हर वर्ष नई मिट्टी ला करके जमा की जाती है, जिस वजह से यह सर्वाधिक उपजाऊ होती है। सर्वाधिक उपजाऊ होती है। तो याद रखिएगा, धरती में सबसे ज्यादा अगर उपजाऊ कोई मृदा है तो कौन सी है? जलोढ़ मृदा है। ठीक है जी, आगे देखो। रेगड़ मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगड़ या इसे रेगुर भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? रेगुर, या इसी को बोलते हैं स्वतः जुताई वाली मृदा। क्या बोलेंगे? स्वतः स्वतः जुताई वाली मृदा कहते हैं, जुताई वाली मृदा कहते हैं। ठीक है जी, याद रखना। सबसे ज्यादा जल धारण करती है, जल धारण करने वाली मृदा, जल धारण करने वाली मृदा बोलते हैं। ठीक है बाबू, याद रखना इस बात को। कौन सी मिट्टी है ऐसी? यह मिट्टी का नाम है काली मिट्टी। क्या नाम है मेरे बाबू? काली मिट्टी इसका नाम है। ओके, चलिएगा आगे चलते हैं।
उत्खात भूमि स्थलाकृतियां प्रमुख रूप से देखी जाती हैं कहां पर? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, गोदावरी नदी या चंबल नदी की द्रोणी में। सबसे ज्यादा उबड़ खाबड़ कहां पर देखने को मिलता है? तो सबसे ज्यादा उबड़ खाबड़ मेरे प्यारे साथियों वो देखने को मिलेगा आपको कहां पर? चंबल में देखने को मिलेगा। कहां पर मिलेगा? चंबल में देखने को मिलेगा। ठीक है जी। चंबल के डाकुओं का नाम तो सुना होगा, नहीं सुना? अरे जरूर सुना होगा जी, बिल्कुल, चंबल के डाकुओं का नाम। उत्खात भूमि स्थलाकृति, जी बिल्कुल, ये तो हो चुका है। आगे, निम्न में से भारत की किस मिट्टी में बागाती कृषि, जी बिल्कुल, बागाती कृषि फसलों का उत्पादन सर्वाधिक होता है? बताओ मुझे, भारत की कौन सी ऐसी मिट्टी है जहां पर सबसे ज्यादा बागाती कृषि मतलब बागवानी वाली कृषि होती है? तो मेरे प्यारे साथियों याद रखना, यह मिट्टी का नाम है पर्वतीय मृदा। क्या नाम है उसका? पर्वतीय मृदा नाम है। पर्वतीय मिट्टी में सबसे ज्यादा बागाती कृषि होती है। नहीं पता? देखो, चाय की खेती होती है ना यहाँ पर, बिल्कुल होती है सर। रबर होता है, जी बिल्कुल होता है। कॉफी होता है, बिल्कुल होता है सर। और क्या चाहिए आपको, है कि नहीं? बिल्कुल। सेब होता है कि नहीं होता? जी बिल्कुल होता है सर। तो याद रखिएगा, ये सब चीज पाए जाते हैं यहाँ पर। ठीक है जी। भारत के सिंचित होना चाहिए, संचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि किस कारण से लवणी हो जाती है? किस कारण लवणी हो जाती है? जहां पर ज्यादा सिंचाई होती है, सिंचाई, सिंचित यहां होना चाहिए, सिंचित। ठीक है। सिंचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि किसके कारण लवणी, या तो कह सकते हैं क्षारीय या नमक की मात्रा बढ़ जाती है? तो अति अति सिंचाई के कारण होता है, अधिक सिंचाई के कारण होता है। ज्यादा सिंचाई करने से जो जल में उपस्थित आपके लवण होते हैं, चाहे वो पोटेशियम के हों चाहे वो आपके सोडियम के हों, वो वहीं पर रुक जाते हैं, जिस वजह से वो जो भूमि होती है, जो जमीन होती है, वो क्षारीय हो जाती है। ठीक है, वो अनवरक हो जाती है, लवणीय हो जाती है। आगे, गंगा सिंधु मैदान में कौन सी मिट्टी आमतौर पर मिलती है? अब नदियों के किनारे कौन सी मिट्टी मिलेगी बताओ? नदियों के किनारे कौन सी मिट्टी मिलेगी मेरे दोस्त? तो याद रखना, हमेशा वहां पर कौन मिलेगी? जलोढ़ मृदा मिलेगी। ठीक है जी। कौन सी मिलेगी? जलोढ़ मृदा मिलेगी। हमेशा हमेशा वहां पर जलोढ़ मिट्टी आपको देखने को मिलेगी। चलिए, भारत के किस राज्य में बाढ़ अधिक आती है? अब आपसे पूछा गया भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बाढ़ आती है? अब आप मुझे बताओ, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बाढ़ आती है मेरे साथियों? तो आप बताएंगे कि बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश में से। तो सबसे ज्यादा जो बाढ़ आती है वो कहां आती है? असम में आती है। किसके कारण? ब्रह्मपुत्र नदी के कारण। किसके? ब्रह्मपुत्र नदी के कारण। ब्रह्मपुत्र नदी के कारण सबसे अधिक यहां पर बाढ़ आती है। उत्तरांचल के किस जिले में मालपा भूस्खलन आपदा घटित हुई थी? मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में छप सकता है आपके क्वेश्चन। बागेश्वर नहीं, चंपावत, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़। तो याद रखिएगा, उत्तराखंड के किस जिले में मालपा भूस्खलन हुआ था? तो ये पिथौरागढ़ में हुआ था। कहां हुआ था मेरे साथियों? पिथौरागढ़ में हुआ था। कहां पे? पिथौरागढ़ में ये हुआ था। ओके, चलिएगा। इनमें से किस नदी में माजुली, यहां पर मजौली लिखा है, माजुली होता है, माजुली। ठीक है ना? किस नदी में माजुली द्वीप स्थित है? तो याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। याद रखना इसको, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, सबसे बड़ा नदी द्वीप है, नदी द्वीप है। ठीक है जी। और सबसे छोटा नदी द्वीप भी यहीं पर है, असम में ही, जिसका नाम है उमा द्वीप। क्या नाम है? उमा द्वीप नाम है। ये सबसे छोटा है, विश्व का सबसे छोटा है, सबसे छोटा। नदी का नाम बताओ ना सर। नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। क्या नाम है? ब्रह्मपुत्र। राज्य असम। ठीक है। चलिए, असम राज्य में बनता है ये। तो कहां कौन सी नदी है? तो ये हो जाएगी ब्रह्मपुत्र हो जाएगी। ठीक है। किस राज्य में? असम में बनता है। याद रखना मेरे बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्फानी तूफान किस तरह की प्राकृतिक आपदा है? जब बर्फ ज्यादातर उड़ती रहती है, वो किस तरह की प्राकृतिक आपदा है? आप लोग कमेंट करके बताओ तुरंत। क्विक क्विक जवाब दो, यस जवाब दो तुरंत भैया। चलो, क्या हो जाएगा मेरे लाल? ये हो जाएगा वायुमंडलीय घटना है। बर्फानी तूफान किस कारण से आता है? वायुमंडलीय घटना होती है ये। यस बाबू, थम, जबरदस्त। शेयर करो ज्यादा से ज्यादा भाई,
कमेंट करो, कमेंट करके जवाब दो ज्यादा से ज्यादा मित्र, है ना, क्योंकि जब जवाब दोगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और मेरे लाल जितना आपको कॉन्फिडेंस आएगा एग्जाम हॉल में उतना आप चीर फाड़ डालोगे एकदम। हाँ, विद्यागुल का विद्यार्थी है और जबरदस्त तरीके से इसने क्वेश्चन को अटेंड किया है, बहुत बढ़िया। सभी लोग भाई मेरे मित्रों अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना और बता देना कि यह ज्योग्राफी का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार देख ले भाई, फिर इसके बाद एग्जाम देने चलते हैं। निम्नांकित में से कौन से प्राकृतिक आपदा नहीं है, बताइए कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है भाई। सुनामी क्या है, प्रकृति में आती है। भूकंप कहां आता है, प्रकृति में आता है। भूस्खलन कहां आता है, प्रकृति में आता है। लेकिन परमाणु, परमाणु जो आपदा है मेरे दोस्त, ये तो मानव द्वारा निर्मित आपदा है, मानव द्वारा निर्मित आपदा है, ठीक है जी, निर्मित आपदा है। बात क्लियर एकदम, जबरदस्त जबरदस्त मेरे साथी। आगे देखो, ज्वालामुखी का ऊपरी भाग जहां से लावा निकलता है, अब बता मेरे बाबू, यहां पर ये ज्वालामुखी पाइप है, नीचे यहां से मैग्मा आता है, क्या आता है, मैग्मा आता है, और जहां से ये बाहर निकलता है यहां पर ज्वालामुखी, है ना, जहां से ये लावा बाहर निकलता है, यहां से ये लावा बाहर निकलता है, इसको क्या कहते हैं, इस भाग को क्या कहते हैं, ये वाले भाग को, तो इसे कहते हैं क्रेटर की काल्डेरा। बताओ बताओ क्या बोलेंगे इसको, फाइनल गर्थ क्रेटर काल्डेरा, तो इसको बोलेंगे क्रेटर मेरे बाबू, क्या बोलेंगे इसको, क्रेटर बोलते हैं, ठीक है जी, इसको क्रेटर बोलते हैं। बाद में जब ज्वालामुखी से ये मैग्मा निकलना बंद हो जाता है तो प्राकृतिक आपदाओं के कारण, या कह सकते हैं ताप और दाब के कारण, इसमें ये जो विस्तार होता है, विस्तार होने के बाद इसी क्रेटर को हम काल्डेरा के नाम से जानते हैं, मतलब जब ये बड़ा हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जवाब दीजिए, मैं थोड़ा पानी पीऊंगा, थोड़ा सा बस, नाम मात्र का। कौन सी भूकंपित तरंगे केवल ठोस माध्यम में चलती हैं, बताओ। क्वेश्चन बढ़िया है, कौन सी भूकंपित तरंगे केवल ठोस माध्यम में चलती हैं, आड़ी लहरें, प्रधान लहरें, आड़ी, अच्छा देखो, अब यहां पर आप समझ ना पा रहे होगे, PSL तीन प्रकार की तरंगे होती हैं, इसे प्राथमिक तरंग कहते हैं, क्या बोलते हैं, प्राथमिक तरंग, इसको कहते हैं द्वितीयक तरंग, क्या बोलेंगे इसको, द्वितीयक तरंग कहेंगे, और इसको कहते हैं लॉन्ग वेव या धरातलीय तरंग कहते हैं, क्या कहते हैं, धरातलीय तरंग कहते हैं, ठीक है जी, याद रहेगा, बहुत बढ़िया। अब इनमें से देखो आप, इनमें से तो जो प्रधान तरंग है वो प्राइमरी तरंग है, और जो धरातली तरंग है वो यल तरंग है, और जो आड़ी तरंग है वो यस तरंग है, यस तरंग। तो भैया यस तरंग जो होती है ये द्रव में गतिमान नहीं होती, द्रव में ये नहीं चलती है, ठीक है, ये ठोस में ही चलती है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यस तरंग द्रव में गतिमान नहीं होती है। आगे, निम्नांकित में से पृथ्वी के किस भाग में घनत्व सर्वाधिक होता है, अब पृथ्वी के किस भाग में सर्वाधिक घनत्व होता है, देखो पृथ्वी के अगर पार्ट को हम डिवाइड करें यहां से, तो ये इस तरह से पार्ट होते हैं, ऊपर क्या होता है आपका, ये होता है सियाल होता है, क्या होता है, सियाल होता है, ये क्या होता है, ये सीमा होता है, याद रखना इसको, सियाल चाची, सीमा भाभी और नफे चाचा, है ना जी, बिल्कुल ये नफे चाचा हो गए, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, तो सबसे ज्यादा जो ये आंतरिक भाग होता है निकिल और फेरस का बना है, मतलब निकिल और लोहा का बना है, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा घनत्व किसका हो जाएगा, आंतरिक क्रोड का हो जाएगा, इसमें कौन सा हो जाएगा, आंतरिक क्रोड। और इसको ऊपर वाले भाग को हम भूपरपटी कहते हैं, भूपरपटी मतलब भू चटपटी, ठीक है, और इसके भाग को बोलते हैं मेंटल बोलते हैं, और इसके अंतर वाले भाग को हम क्रोड बोलते हैं या कोर बोलते हैं, क्रोड, ठीक है, याद रखना, क्या बोलेंगे इसको, क्रोड बोलते हैं। बात क्लियर एकदम, तो आंतरिक क्रोड में सबसे ज्यादा इसका क्या मिलेगा, घनत्व मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे देखो, किलिमंजारो नामक मृत ज्वालामुखी किस देश में पाया जाता है, किलिमंजारो कहां पाया जाएगा, सिसिली द्वीप, सिसिली द्वीप कहां है, इटली में है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है जी। अब मैक्सिको में जी नहीं, यहां पर नहीं भी, जापान में फ्यूजियामा है, फ्यूजियामा है, ठीक है जी। तो आपको पता होगा कि फिर किलिमंजारो कहां है, तो ये तंजानिया में मिलेगा, जी बाबू, कहां मिलेगा, ये तंजानिया में मिलेगा। सर मैक्सिको में कौन सा है, तो यहां पर मैक्सिको में मेरे बाबू है पोपो कैटेपिटल, पोपो कैटेपिटल है यहां पर, ठीक है जी। सिसिली में आप लोग जानते हैं, कमेंट करके बताइएगा मुझे। आगे, पृथ्वी की भूपरपटी, परपटी और ऊपरी मेंटल से क्या बनता है,
तो आप मुझे बताएंगे इसको कि पृथ्वी की भूपर्पटी और मेंटल से क्या बनता है। तो इसको बोलते हैं मेरे साथियों स्थल मंडल। जो ऊपरी भाग होता है वो भूपर्पटी और ऊपरी मेंटल से मिला करके बनाया जाता है। बात क्लियर है ना? चलो दे ताली एक बार जबरदस्त। सभी लोग थम्स अप करिए तेजी के साथ। सेशन को शेयर करिए और लाइक जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे साथी, नहीं बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा आपको अपने साथ। ठीक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। पृथ्वी की आंतरिक परत निफे के निर्माण में किनकी प्रधानता होती है? अभी अभी मैंने बताया पृथ्वी की आंतरिक परत में क्या पाया जाता है? निकिल और फेरस पाया जाता है कहीं पर यहां पर देखो निकिल और लोहा, ये यहां पर दिया है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर बाबू। ठीक है, चलिए बात क्लियर एकदम, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे मेरे साथियों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, बोला प्रशांत महासागर के दक्षिण पूर्व में स्थित प्लेट को क्या कहते हैं? प्रशांत महासागर में स्थित दक्षिण पूर्व में स्थित प्लेट को क्या कहा जाता है? दक्षिण पूर्व में स्थित प्रशांत महासागर के दक्षिण पूर्व में स्थित प्लेट को क्या नाम दिया जाता है? तो इसको बोलते हैं नाजका प्लेट। क्या बोलेंगे बाबू? इसको बोलेंगे नाजका प्लेट बोलेंगे। बात क्लियर है एकदम? क्या बोलेंगे? नाजका प्लेट। इसको मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा जब, तब आप लोग आनंद से पढ़िएगा। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि उसी में ये सब कुछ आने वाला है। सब डिटेल से पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ठीक है? अभी आप एग्जाम दे के आइए फिर बताइएगा मुझे। हिमालय पर्वत के साथ भारतीय प्लेट की सीमा किस तरह की प्लेट सीमा है? अब बताइएगा। हिमालय पर्वत के साथ, हिमालय पर्वत ऊपर है और भारतीय प्लेट यहां पर ये है ना? तो भारतीय प्लेट और इसकी सीमा किस प्रकार की है? तो ये भी तो महाद्वीप में है, महाद्वीप में ही तो है, जल में तो है नहीं। और ये भी महाद्वीप में ही है ना? तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा महाद्वीप। महाद्वीप कहीं है? ये बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी। महाद्वीपीय और महाद्वीपीय अभिसरण है, दोनों सेम उसी तरीके के हैं। ठीक है जी, चलिएगा आगे। निम्न में से किस क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है? अब आप लोग बताइएगा रिंग ऑफ फायर के नाम से किसको जाना जाता है, किसको संबोधित किया जाता है? तो रिंग ऑफ फायर के नाम से देखिएगा, एक साइड ये है, दूसरी साइड ये है मेरे प्यारे साथियों। यहां पर क्या है? यहां पर है साइबेरिया। क्या है? साइबेरिया है, ठीक है। और इस साइड पे है अलास्का, अलास्का है। और इसके बीच में ये वाला जो है ना, इसे वेरिंग जल संधि कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वेरिंग जल संधि कहते हैं, जल संधि, है ना? जल संधि कहते हैं, बेरिंग जल संधि है, ठीक है। और ये जो है ना, इसको कहते हैं 180 डिग्री आइडियल। क्या बोलेंगे? आइडियल इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं, ठीक है जी, याद रखना। तो यहां पर जो ये वाला पूरा पार्ट है, ध्यान रखना मेरे बाबू, जो ये वाला पार्ट है, ये वाला, इसी को बोला जाता है क्या? इसी को बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। तो ये कहां मिलेगा? प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में। कहां मिलेगा? प्रशांत महासागरीय एरिया में ये देखने को आपको मिल जाएगा। बात क्लियर एकदम? दे ताली एक बार, जबरदस्त। आगे चले क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हिमालय पर्वत का संबंध निम्न में से किससे है? हिमालय पर्वत का संबंध किससे है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। टेथिस सागर से, आर्कटिक सागर से, भूमध्य सागर से, अरब सागर से, किससे है बताइएगा? कमेंट करें बाबू, कमेंट करें तुरंत, क्विक क्विक कमेंट करिएगा आप लोग। तो मैं आपको बता देता हूं ये किससे है। हिमालय पर्वत किस में निर्मित हुआ? तो ये टेथिस सागर में बाबू निर्मित हुआ है, ठीक है जी। चलिएगा, अस्वच्छांश कहां पर पाए जाते हैं? तो अस्वच्छांश कहां पाया जाता है मेरे साथी? तो ये 0 डिग्री अक्षांश है, ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, और ये क्या है? यह भी 23.5 मकर रेखा। ये कर्क रेखा हो गया, ये मकर रेखा हो गया, ठीक है। और ये 0 डिग्री हो गया। इसके ऊपर जाएंगे तो 30 से 35 डिग्री के बीच, कितना? 30 से 35 डिग्री के बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? अस्वच्छांश कहते हैं मेरे बाबू। क्या बोलते हैं? अस्वच्छांश कहते हैं, ठीक है जी। तो याद रखिए किस किस क्षेत्र में आएगा? भूमध्य रेखा निम्न दाब में नहीं आएगा, उपोष्ण उपध्रुवीय क्षेत्र में भी नहीं आएगा, ध्रुवीय में नहीं आएगा। किस में आएगा? उपोष्ण उच्च दाब में आएगा। कहां पर आएगा? दे ताली लगा लो इसको, ठीक है। उपोष्ण उच्च दाब में आएगा। चिनुक हवाएं कहां चलती हैं? तो चिनुक हवाएं कहां चलेंगी मेरे बाबू? तो चिनुक हवाएं कहां चलती हैं आपको पता होना चाहिए। तो मेरे बाबू याद रखना, चिनुक हवाएं जो चलती हैं वो चलती हैं राकीज पर्वत पर। कहां चलती हैं? वो चलती है राकीज पर्वत पर, ठीक है। राकीज पर्वत पर चलती है, राकी में।
ओके, चलिए बहुत बढ़िया। तो चिनुक कहां मिलेगी? उत्तरी अमेरिका में मिलेगी चिनुक। ठीक है जी, चलिएगा बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि सहारा मरुस्थल में भूमध्य सागर की ओर प्रवाहित गर्म धूल से भरी हवा को क्या कहते हैं? तो बाबू इसको कहते हैं कि सिराको बोलते हैं, और इस सिराको को इटली में खूनी वर्षा के नाम से जानते हैं। खूनी वर्षा वाली हवा कहा जाता है। ठीक है, कहां पर? इटली में कहा जाता है, इटली में। तो याद रखिएगा, ये सिराको इसको कहते हैं। ओके बाबू, चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। व्यापारिक हवाएं क्या होती हैं? तो व्यापारिक हवाएं हमेशा सीमित होती हैं, अपनी जगह पर चलते हैं, कभी इधर उधर अनियमित नहीं होती। अस्वच्छांश जो है वही व्यापारिक हवाओं का क्षेत्र है। तो इसको आप कह सकते हैं यह नियमित होती हैं, वह स्थिर होती हैं। बात क्लियर एकदम? चलेगा। आप लोगों को बाबू सेशन कैसा लगा? आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। आप सभी लोगों से मैं निवेदन करूंगा, मैं आत्मा सिंह, कि आप बिहार बोर्ड आर्ट्स 11 से जुड़े, और आप लोग अपने अपने परचम को लहराएं और अपनी सफलता सुनिश्चित करें जबरदस्त तरीके से। इससे बेहतरीन बेहतरीन क्लास मैं आपके लिए लेके आऊंगा। आप कल अच्छे से एग्जाम दीजिएगा बाबू, और मैं आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। और इसके बाद आप मेरे साथ जुड़िए, अब मैं आपको और अच्छे से क्लासों को डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। ओके, थैंक यू वेरी मच। सभी दोस्तों का विद्याकुल परिवार से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। ये नहीं, मतलब वो सामने वो है ना आपका फोटो जो लगा है, क्लोज करना है उसको। हाँ हाँ, क्लोज कर दो, मतलब कुछ खराब ना हो जाए क्लोज करो तो। अरे नहीं, कुछ नहीं। ये कर दूं? हाँ।